ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाली स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होते हैं। ग्लाइको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये सेल को एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करते हैं। इनका काम क्या है कि सेल को एक दूसरे को रिकॉग्नाइज में करने में हेल्प करेंगे। जैसे ही कोई सेल अपनी सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन शो करता है, ग्लाइकोप्रोटीन शो करेगा, दूसरे सेल उसे पहचान लेंगे कि ये अपना है, अपनी ही मतलब अपना है, या फिर कोई फ़ॉरेन यानी कि बाहर से आया है पार्टिकल, बाहर का सेल है। ठीक है, अगर कोई फ़ॉरेन सेल नहीं आता है तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को सिग्नल देते हैं। अगर आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, ये सिंपल हमारी बॉडी का सेल है और यहाँ पर कोई फ़ॉरेन आ गया, ठीक है, कोई बाहर से आ गया, ठीक है, तो उसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन को देख के पहचान लिया कि ये अपना नहीं है बल्कि कोई बाहर से आया है, तो क्या करेंगे, तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर करेगा, इम्यून सिस्टम को सिग्नल देते हैं। इस सिग्नल को मिलते ही इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम बॉडी का दिफाई निज़ाम, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन घुस गया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो फिर बॉडी का सिस्टम है जो कि उस चीज़ से लड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। अब इस सिग्नल के मिलते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और फ़ौरन इस सेल को अटैक करेगा, इस सेल को अटैक करके इसका खात्मा करने की कोशिश करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, बॉडी को हार्मफुल चीज़ों से बचाने में हेल्प करती है और इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करती है, ट्रिगर करती है। इसको दो काम, एक तो क्या करिए, बॉडी के सेल पहचानने में रिकॉग्नाइज में हेल्प करी, दूसरा क्या करिए कि अगर कोई गैर सेल आ गया बाहर से तो उसको क्या करिए, उसको पहचान लेगी, फिर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस सेल का खात्मा करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या होती है, अब ये क्या होती है, चैनल प्रोटीन ये होती है, ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन के थ्रू एक टनल जैसी, मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे गुजर रही है, एक टनल, देखिए दिख रहा है बीच में क्या है, एक सुराख है। फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से बीच में एक सुराख है, ठीक है, तो ऐसी होती है, एक टनल जैसी बना लेती है। टनल यानी कि एक हम बोल सकते हैं सुरंग जैसी। इन टनल्स के ज़रिए स्पेसिफिक आइंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल, आइन या फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं अंदर या फिर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया हमारे पास, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जैसे कि क्लोरीन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इनसे आइन या फिर मॉलिक्यूल जा सकते हैं अंदर और बाहर भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3 एग्जाम्पल है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, हम चैनल प्रोटीन को इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कह रहे हैं, तो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इनको हम इस वजह से कहते हैं, या इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इनको हम इंटेग्रल भी कहते हैं एंड इंट्रिंसिक भी कहते हैं। चैनल प्रोटीन को, चैनल प्रोटीन का एक और नाम है इंट्रिंसिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन्स जो होती है मेम्ब्रेन में डीपली घुसी हुई होती है, अंदर तक घुसी हुई होती है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के बाइलेयर को, मेम्ब्रेन की 2 लेयर थी ना, एक लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, तो मेम्ब्रेन की बाइलेयर यानी कि दोनों लेयर को क्या करी होती है, क्रॉस करी होती है। इन प्रोटीन्स का कुछ हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा क्या होता है, मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर क्या हम अंदर और बाहर दोनों में एक्सपोज होता है, दोनों में दिख रहा होता है, अंदर भी है और बाहर भी है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से बाहर निकला हुआ है। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की 2 मेजर टाइप होती है इसकी, यानी कि चैनल प्रोटीन या इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की 2 टाइप होती हैं। ठीक है, पहली टाइप कौन सी है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, सेकंड होती है इंटेग्रल मोनोटोपिक प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करती है। फॉर एग्जाम्पल बाइलेयर हम बना लेते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर। ठीक है, 1 लेयर एंड दिस इज़ 2 लेयर, ऐसे हम बोल रहे हैं बाइलेयर। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करेगी, तो हम बोलेंगे इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, कम्प्लीटली क्रॉस करती है यानी मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलते हैं हम सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर तक पहुँचती है, सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, पहुँचती है। इन प्रोटीन्स के लिए हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड क्या होंगे, मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी को पसंद नहीं करते, और हाइड्रोफिलिक जो होंगे अमाइनो एसिड मेम्ब्रेन के बाहर होंगे, हाइड्रोफिलिक यहाँ पर होंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
नेक्स्ट हमारे पास है अब इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटेग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन। अब इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो होता है, अब ये जो होता है ये सिर्फ मेम्ब्रेन के एक साइड में होती हैं। फॉर एग्जांपल बाइलेयर 1 2 है ना, बाइलेयर बन गए, ठीक है। ये सिर्फ मेम्ब्रेन की एक साइड पे होंगी, एक साइड पे, ठीक है। अच्छा, और ये मेम्ब्रेन की दूसरी साइड तक नहीं पहुंच रही होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक है तो यहाँ तक नहीं पहुँच रही, एक साइड तक पहुँच रही, यहाँ पहुँच रही है, फिर यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स कई सेलुलर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि बहुत सारे सेल के फंक्शन में पार्टिसिपेट हिस्सा लेती है। जैसे कि हमारे पास हो गया सिग्नलिंग हो गया, सिग्नलिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का भाई, ट्रांसपोर्ट हमारे पास यानी कि आयंस का, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन जो होती हैं इनके इनके फंक्शन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप उनके स्ट्रक्चर और पोजीशन को मेम्ब्रेन में समझें। हमें बस याद क्या रखना है कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो दोनों तरफ से दिख रही होती है, जबकि हमारे पास इंटेग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन जो है वो क्या है, वो एक तरफ दिख रही होगी, एक तरफ से नहीं दिख रही होगी। वैसे आप लोगों के कोर्स में ये नहीं है, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा नॉलेज ली है। नेक्स्ट इज़ कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें दिख रहा है यानी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल के मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड टेल के बीच में होते हैं। देखें ये टेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये तो हर किस्म से यहाँ दो निकल रही टेल ना, तो टेल के बीच में होते हैं, यहाँ आई विल दिस, जैसे कि यहाँ बीच में होंगे, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, बीच में होते हैं, टेल के बीच में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, मेम्ब्रेन को क्या देंगे, मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे और स्टेबिलिटी देते हैं, और इसके ज़रिए मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो ज़्यादा हार्ड ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट हो। अब इस बात का मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यानी कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि सेल मेम्ब्रेन को क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा और स्टेबिलिटी देता है। ये मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में फिट होती है, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी यानी कि सॉफ्टनेस या मूवमेंट और स्टेबिलिटी कंट्रोल में रहती है। अब कोलेस्ट्रॉल की तादाद फिक्स नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की तादाद सेल मेम्ब्रेन में फिक्स नहीं होती, यानी कि ये सेल की टाइप, उनके इन्वायरमेंट और ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट हो सकती है। जब टेम्परेचर हाई होता है फॉस्फोलिपिड ज़्यादा मूव करते हैं, मेम्ब्रेन बहुत फ्लूइड हो जाती है, फ्लूइडिटी या सॉफ्ट हो जाती है। टेम्परेचर हाई, मेम्ब्रेन कैसी हो गई, फ्लूइडिटी हो गई या फिर सॉफ्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल इन फॉस्फोलिपिड के बीच में घुसकर इन मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि मेम्ब्रेन इतनी फ्लूइड ना हो जाए कि अपनी शेप ही खो दे। मेम्ब्रेन की शेप ऐसी थी और उसने शेप नहीं खो दी, ऐसे हो गई, तो शेप ना खो, इतनी सॉफ्ट ना हो जाए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया तो फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट भी कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन सख्त हो जाती है, स्टिफ होने लगती है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ भी हेल्प करता है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड के बीच में फिट होकर उनकी टेल्स के बीच स्पेस क्रिएट करता है। क्या करेगा, उनकी टेल्स है, उनके टेल्स के बीच क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा ताकि जिससे मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और फ्लूइड रहती है। मेम्ब्रेन क्या रहे, फ्लेक्सिबल रहे और फ्लूइड वाली रहे, ठीक है। अच्छा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का एक बैलेंस होता है। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो मेम्ब्रेन ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो हमारी मेम्ब्रेन स्टिफ हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। अच्छा, स्टिफ हो सकती है, और अगर कम होगा तो मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड वाली हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सेल्स अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल की तादाद जो होते हैं उसको एडजस्ट रखते हैं ताकि मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी बरकरार रहे। इस तरह कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इसका अमाउंट सेल की ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा हाई होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगातार 37 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पर भी अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो सेल मेम्ब्रेन या तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड यानी कि सॉफ्ट हो सकता है, या फिर ज़्यादा स्टिफ हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में फिट होकर इन दोनों एक्सट्रीम्स को कंट्रोल करता है और मेम्ब्रेन को एक बैलेंस स्टेट में रखता है। टेम्परेचर वेरिएशन से प्रोटेक्शन भी देता है हमें। अगर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम
या ज़्यादा हो गया, जैसे कि बुखार में या फिर सर्दी में, तो कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल और फंक्शनल बनाए रखता है। ये इंश्योर करता है कि सेल मेम्ब्रेन अपना काम ठीक से कर रही है, चाहे टेम्परेचर में थोड़ी बहुत तब्दीली ही क्यों ना हो। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बॉडी टेम्परेचर पर सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, ताकि सेल अपने फंक्शन ठीक से अंजाम दे सके। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे जो सेलुलर फंक्शन वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। और एंड सेल इज़ ए बेसिक यूनिट, वी ऑल नो। अब नेक्स्ट बात हमारे पास क्या लिखे हैं, मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि मूवमेंट कहते हैं हरकत को, अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन के आर पार हरकत। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज़ नेसेसरी एज इट अलाउ सेल टू एक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। इस पैराग्राफ का मतलब हम यहाँ देख लेते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इधर उधर सेल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है सेल, ठीक है ना, तो बीच में सेल होगा, इंटर सेलुलर स्पेस और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर चीज़ों को हम बोलेंगे अक्रॉस, ठीक है। मूवमेंट ज़रूरी है चीज़ों की, क्यों ज़रूरी है, ताकि हर सेल को क्या मिल सके, हर सेल को ऑक्सीजन मिल सके, क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, हर सेल को न्यूट्रिशन मिल सके और वेस्ट प्रोडक्ट को हम, जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, गंदगी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल सकें और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को सेल के अंदर डाल सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों का इधर उधर जाना, ठीक है, ताकि सेल के अंदर ज़रूरी सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को हम कंट्रोल कर सकें, सेल के अंदर ज़रूरी चीज़ों की कंसंट्रेशन को, तादाद को हम कंट्रोल कर सकें, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, हार्मोन्स हो गए, आयंस वगैरह। ये मूवमेंट अलग अलग तरीक़ों से होती है, यानी कि हर चीज़ की मूवमेंट अलग अलग तरीक़ों से होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। किस तरीके से होगी, पहला हम देख रहे हैं डिफ्यूजन, जिसमें अब डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो होती हैं, जिसमें सब्सटेंसेस जो होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से कहाँ जाती हैं, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया तक जाती हैं, की तरफ मूव करती हैं। इस मूवमेंट को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन होना कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डाउन होना कहेंगे इस मूवमेंट को, कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रही हैं, चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से जा रही हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब पहले देख लेते हैं क्या मतलब होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हमारे पास होता है कि एक जगह पर किसी सब्सटेंस, एक जगह पर कोई चीज़ है, एक जगह पर कोई चीज़ हो गई, हमारे पास सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई, गैस हो गई, कोई भी चीज़, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ देख लेते हैं, ये हमने ग्लास पानी में रखा, ग्लास में पानी है, एक जगह पर क्या हुआ, एक जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कि तादाद ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी जगह पर क्या है, कम है। इस फ़र्क को हम कहते हैं, इस फ़र्क को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अगर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करता है, तो हम कहते हैं कि ये मूवमेंट जो है, बेसिकली हम मूवमेंट को कहते हैं कि ये मूवमेंट कैसी है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक और एग्जांपल भी हमारे पास है कि अगर हम एक रूम के एक कोने में बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे कर दें, एक रूम है, इसके एक कोने में यहाँ इस रूम के इस कोने में हमने बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे कर दिया, ठीक है, तो और दूसरे कोने में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया, इसमें बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया, यहाँ पर स्प्रे नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो परफ्यूम का स्मेल, परफ्यूम की खुशबू धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हाई कंसंट्रेशन वाले कोने से लो कंसंट्रेशन वाले कोने की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब ये क्या है, ये डिफ्यूजन है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि ये चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर रही हैं। ओके, डिफ्यूजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी एटीपी यानी कि एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही एटीपी यूज़ हो रही है। अब ये नेचुरली होता है, कुदरती होता है, ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना है पैसिव प्रोसेस पर। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। सेकंड पॉइंट हमने याद रखना है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ चीज़ें मूव करती हैं और इसको हम कहते हैं डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे कि जो डिफ्यूजन होता है वो लिविंग सेल जैसे कि सेल मेम्ब्रेन या फिर नॉन लिविंग सेल जैसे कि पेपर या फिर जेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो सकता है। हमने याद रखना है कि डिफ्यूजन लिविंग सेल एज वेल एज नॉन लिविंग सेल दोनों में हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी कि लिविंग सेल में कैसे होता है और नॉन लिविंग सेल में कैसे होता है। लिविंग सेल की हमारे पास एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो कि यहाँ बनी हुई, जो कि सेल के अंदर और बाहर डिफ्यूजन के ज़रिए मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, डिफ्यूजन के ज़रिए अलाउ करेगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हो गई, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये गैसेस हो गई, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़ यानी कि जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे ये लोग, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। नॉन लिविंग सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से डिफ्यूजन होती है? नॉन लिविंग सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होती है अगर हम एक पेपर या जेल की मेम्ब्रेन ले लें तो भी डिफ्यूजन हो सकती है। जैसे कि अगर आप पानी में इंक डालें, ठीक है, हमने पानी में क्या डाली, पानी इस ये जार है जो भी है, इसमें हमने इंक डाली, बीच में पेपर रख दिया, इस यहाँ पर इंक डाली, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे वो जो इंक है पेपर को क्रॉस करके इस तरफ भी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर इंक थी यानी कि वो इलाका उस वक्त हाई कंसंट्रेशन, इसमें अच्छी खासी इंक थी, ठीक है, फिर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता इंक ने यहाँ मूव करना शुरू कर दिया। हम बोल सकते हैं कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये एग्जाम्पल हो गई नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है, और लिविंग में की हमने बात कर, लिविंग में भी हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जा रही हैं।